उसका अब्बा उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारते कहते तुझे तेरा दिमाग ख़राब हो गया, उससे शादी हमारी नहीं हो सकती, हमारा मज़हब एक अलग मज़हब है, उसका मज़हब एक अलग मज़हब है और हमारा मज़हब अलाउ नहीं करता उसके घर में, उसके मज़हब में, उसके ख़ानदान में शादी करना। आदाब दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कहीं मत जाइएगा, मैं नबील हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, तनु पता लग ही गया होना। और इधर उधर नहीं होना, मेरे बालों पर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत मज़े की कहानी है। ये वो कहानी है जिसमें मज़हब जीतता है और मोहब्बत हारती है। तारिक उर्फ तारी संत नगर का रहने वाला था। तारी साहब गुड्डी उड़ाने के शौकीन थे, हर रंग की गुड्डी उसने काटी थी। वो बड़ा मशहूर पतंगबाज था संत नगर का। संत नगर लाहौर का मुज़फ़ाती इलाका है और वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर सिख और हिंदू आबाद थे, पाकिस्तान के बनने के कुछ 40 साल बाद तक भी। अब भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन 40 साल पहले तक तारीख बताती है कि बहुत थे। उस वक़्त तारी पतंगबाजी करता था। पतंगे उस वक़्त बहुत, आज से 40 साल पहले पतंगबाजी बड़ी अरूज पे थी, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी और दुनिया भर से लोग पतंगबाजी के लिए आते थे। तारी अपने कोठे पर सुबह 7:30-8 के करीब चढ़कर पतंग उड़ा रहा होता है और ये बहार का मौसम है। बहार वो जब हर तरह के वजूद पर, पूरी कायनात के ऊपर नई जवानियाँ आ रही होती हैं, वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, चेत चढ़े आते तेनू असी तकिया साडा जग सी वीराने अज वसतिया कि नैनी खाब हरे भरे चेत चढ़े कि तेनू असी तकिया। ए वाला गाना बड़ा मशहूर होंदा है जी। ते ਉਹ ਚੇਤ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ गुड्डी भी खैर बहुत चढ़ी सी, समाना दिया कई बुलंदियां तक छू रही सी। तारी के पैर ज़मीन पर थे। जब तारी ने ऐसे देखा कि एक गुड्डी आती है, कोई धाती तोड़ के डोर के ज़रिए से उसकी गुड्डी काट देता है। आज पहली बार, जब से उसका गुड्डी का कैरियर शुरू हुआ है, पहली बार तारी की गुड्डी कटी थी। तारी की उम्र उस वक़्त 19-20 साल थी और तारी भी शी जवान था। 19 साल में एक लड़का बहुत जवान होता है। मैं भी अभी लड़का हूँ, मेरी उम्र 29 साल है, लेकिन शी जवान जो है वो 19 साल का ही होता है, मान लीजिए 29 साल का भी होता है। खैर, तो क्या हुआ कि तारी ने गुड्डी कटवा ली आज उम्रों के बाद, जब से कैरियर शुरू किया है। आज गुड्डी कट गई उसकी। गुड्डी कटने के बाद क्या हुआ कि वो मायूस हुआ बेचारा। देखता है डोर इकट्ठी करने के लिए नीचे होता है कि इकट्ठी करके ऊपर उठता है, तो इस तरफ देखता है, इस तरफ अक्कब में बलाई मंजर पर, उसकी छत के साथ वाली मंजिल पर एक कच्चा वॉशरूम है और झरनों में से उसकी नज़र जाती है कि एक लड़की नहा रही है। वो साथ वाले हमसाए की मिशा कौर थी। ये सिखों का घराना था और वो मिशा को देखता है कि वो महव हो जाता है उस मंज़र के अंदर। उसकी सांवली रंगत थी, खूबसूरत एक वजूद। 17 साल उसकी उम्र होगी, वो जो मैंने सुना है तारी से तारी ने मुझे खुद बताया, याद रखना। तो तारी उसको देखकर खटक सा जाता है। वो डोर इकट्ठी करना छोड़ता है, गुड्डियों को, पतंगों की तरफ देखना छोड़ता है, वो झरनों की तरफ बढ़ता है, वॉशरूम के कच्चे झरनों की तरफ, और खुरा जिन्हों से कहने से पंजाबी च। जब वो उसकी तरफ बढ़ता है और देखता है कि एक जिस्म है जिसका सांवली रंगत है, और उस सांवली रंगत ऐसी थी जैसे तांबे का जिस्म है, और उस पर खड़ी हुई बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे तांबे का जिस्म पिघल रहा हो। एक अलग नज़ारा। उसके पाँव की आवाज़ निशा कौर के कानों को पड़ती है कि वो भी खटक के रह जाती है और अपने आप को खींची चली जाती है और जल्दी से दुबकती है और अपने गिर्द चादर, अपनी दुपट्टा कवर करती है, वो लेटती है और वॉशरूम से निकल जाती है। वह झरनों को काफ़ी देर तक उसके जाने के बाद भी देखता रहता है और फिर ऐसे करके झटकता है अपने आप को और वापस अपनी छत पर आके लेट जाता है और आसमान को ऐसे देख रहा होता है। चिट्टे दिने तारे गिन रहा है जिमें बंदा, तो चढ़े हुए दिन में तारे गिन रहा हो जैसे तारी अभी तारे गिनना शुरू करता है। कुछ पल गुजरते हैं, 10-15 मिनट का। तो उसकी अम्मा आवाज़ देती है कि पुत्र तारी थल्ले आई, लगता है तेरी बहन कहीं बाहर से कोई सौदा सलफ लेने गई है, तो आके दरवाज़ा खोल दे, कोई कुर्शिये का काम सीखने के लिए कुड़ियाँ शुड़ियाँ आई होंगी। वो कहते अम्मा उसकी क्लास तो ख़त्म हो गई थी, लड़कियों की कल आखिरी दिन था, वो तो चले नहीं गई। कहती नहीं नहीं, कुछ नई लड़की एक ने आना था, वो ना आई हो। तारी नीचे जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है दरवाजे के पट ऐसे खुलते हैं और जैसे ही खुलते हैं तो सामने देखता है मिशा होती है। वो दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ के वापस छत पे भाग जाता है, क्योंकि उसने मिशा को नंगे नहाते हुए देखा हुआ था। मिशा भी शर्माती है, लेकिन उसकी अम्मा उसको मिशा को आवाज़ देती, आजा दिए आजा,
आजा मेरी धी। वो जाती है, बैठती है और तारी को बुला के उसकी अम्मा कहती है कि मेरे को उठिया नहीं जाना, मेरे गोडे इजाज़त नहीं देंगे, तो आके ज़रा ये मीशा को पानी शानी दे दे पुत्र, इसको पूछ कुछ खाने में, चाय पूछ। वो आता है, उसको देखता है, वो उससे नजरी चराती हैं, वो उससे शर्माता हुआ आंखें सर झुका कर जैसे एक नौकर किसी मैडम से पूछ रहा हो वैसे पूछता है और कहता है आप कुछ लेंगी। वो बिना कुछ बोले सर हिला देती है और वो वापस छत पर चला जाता है और ज़ोर ज़ोर से सांस हाँकने लगता है ऐसे करके। जब ये करता है तो लगता है जैसे कहीं गीले बान के अंदर गीली ज़मीन में हल चला के आया हो, अपने बलबूते पे, ट्रैक्टर के बलबूते पे नहीं। बहरहाल वो उसको देखता है, दोबारा सांस लेता है। अब कुर्सी का काम वो सीख रही, वो नीचे आता है और अम्मा कहते हैं अम्मा मैंने खाना है। वो अपने किचन में चला जाता है, उसकी अम्मा रोटी पका के देती है, वो खाए बगैर ही छोड़कर भाग जाता है बाहर, शॉप पर जाकर सिगरेट पीता है, पहली बार सिगरेट। उस पर उसका कज़न ताया का बेटा उसको डांटता है और वापस घर भेज देता है। मीशा जा चुकी होती है। अगले दिन तारी साहब को बुखार हुआ होता है और अम्मा उसको पट्टियाँ कर रही है और मीशा आती है, तो मीशा उसको देखती है, पूछती है इसको क्या हुआ, तो उसकी अम्मा बताती है इसको बुखार हुआ है। खैर वो उससे नज़रें नहीं मिलाती और वो वाली क्लास का दिन भी गुजर जाता है। तीसरे दिन जब आती है, तारी साहब सहन में लेटे होते हैं, तारी की वालिदा और बहन दोनों बाज़ार गए हुए हैं किसी काम के सिलसिले में। तो तारी मीशा को देखकर, दरवाज़ा खुला होता है तो मीशा सीधी अंदर आ जाती है, कहती अम्मा किधर है, बाजी किधर हैं। कहता दोनों, वो उठकर चट पे खड़ा होता है और कहता दोनों बाज़ार गए हैं। तो कहती अच्छा मैं चलती हूँ। ये कहती वो है लेकिन चलती नहीं, वहीं अपने कदमों पर खड़ी रहती है, लेकिन मुड़ जाती है ऐसे कर, अच्छा मैं चलती हूँ, जाती नहीं है, वो वहीं खड़ी रहती है। तो उसकी इतना चट गुजरता है और वो उसकी कलाई पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचता है और वो शीरो शक्कर होते हैं। तो शीरो शक्कर होने के बाद वो उससे माफ़िया मांगने लगता है, कहता है सॉरी मुझे पता नहीं चला। उसके भी धड़क रहा होता है, पूरी बॉडी कांप रही होती है और बेकाबू नहीं जैसे हो जाता है इंसान इमोशन में, वैसे कांप रही होती है वो मीशा भी। तो कहते मुझे माफ़ कर दी, मैं ये पता नहीं मुझसे कैसे हो गया, मैंने ये हिम्मत कभी नहीं की, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे पाँव पकड़ लेता हूँ। उसके पाँव की तरफ झुकता, कहते नहीं नहीं नहीं। वो खड़ी रहती है तो कहते तुम बैठो, वो बैठती नहीं है। फिर वो उसको पकड़ के बिठाता है और उसको कहता है मैंने तुमसे कौन सा तुम्हारी जवानी छीन ली है, तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। वो उठकर भाग जाती है अपने घर में। दूसरे दिन फिर वो क्लास के लिए आती है, वो घर नहीं होता, वो उसको ढूंढती फिरती है, उसकी आंखें मीशा की। तारी साहब कहीं निकले होते हैं। खैर वो क्लास के टाइम में जाने का कुछ टाइम बाकी होता है कि वो घर आती है और वो उससे आंखें मिलाती है, लेकिन थोड़ी आंखें चलाती है कि जैसे नाराज़ हो कि ये आज मेरे, उसको पता था मैंने आना और ये कहाँ चला गया था। उनका एक रिलेशनशिप बन जाता है। अगले दिन वो देखता है कि उसकी मीशा के अम्मा अब्बा और भाई मोटरसाइकिल पर कहीं गए हैं। तो मीशा जो है वो अकेली होगी घर पे, तो वो बलाई मंजिल की खिड़की में पत्थर मारता है गली में से गुजरते हुए। मीशा खटक जाती है और उसकी कंघी नीचे गिरती है और वो खिड़की में से देखती है और उसको कहती है जाओ नई कंघी लेके आओ। अब मैं किससे कंघी करूं। तो वो कहता है मैं तुम्हें अभी कंघी नहीं ला देता हूँ, मेरी जान हुक्म करो। कहते नहीं ज़रूरत नहीं है। कहती अब मैं कंघी लेकिन किससे करूँ। तो वो अपनी उंगलियाँ ऐसे आगे बढ़ाता, कहता है इससे कर लो, मैं ऊपर आता हूँ। नहीं ऊपर नहीं आना, आ जाएंगे अभी वो। खैर कहती मेरा दिल है कि मैं, वो तारी कहते हैं कि दिल करता है कि मैं तुम्हें देखता रहूं, मेरी आंखें नहीं तुम्हें देख देख के भरती, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये सुनकर वो शर्मा जाती है और उसके मुंह से भी कुछ लफ्ज़ निकलने लगते हैं मीशा के, लेकिन निकल नहीं पाते, जैसे मोहब्बत ही कुछ कहना चाह रही हो। ये वक्त गुज़रता है तो मीशा अगले दिन आती है और तारी साहब जो हैं वो उसको कहते हैं कि तुम घर जाओ, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। कहती हाँ ठीक है मैं आज छुट्टी कर लेती हूँ, अम्मी अब्बा भी घर नहीं है। वो उसको घर बुलाती है, वो घर जाते हैं, एक दूसरे से खूब बातें करते हैं, चाय बनाते हैं, पूरा
टाइम स्पेंड करते हैं और घुल मिल जाते हैं खूब। अब ये शाम का वेला हो चुका होता है, 8वें-10वें दिन की बात है। जब तारिक घर आता है तो रात भर वो सो नहीं पाता, सोचता है कि हमने एक ही जस्त में कई कई मंजिलें तय कर ली, हमने सोचा भी नहीं। कहता है मैं इससे शादी करूँगा और अब मैं रह नहीं सकूँगा। वो मीशा को बताए बगैर 4 दिन के लिए फैसलाबाद चला जाता है, जहाँ उनके अब्बा जी नौकरी करते हैं। अब्बा जी नौकरी जहाँ करते थे वहाँ वो जाता है, जाकर अब्बा जी को मिलता है और कहता है कि अब्बा जी मैं उससे, कहता है अब्बा वो जो हमारे हमसायों की कुड़ी है ना, मीशा सिखोंगी, उससे शादी करूँगा, वो जो उससे शादी करनी है मेरी शादी कर दें। उसका अब्बा उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारते, कहते तुझे तेरा दिमाग ख़राब हो गया, उससे शादी हमारी नहीं हो सकती। हमारा मज़हब एक अलग मज़हब है, उसका मज़हब एक अलग मज़हब है और हमारा मज़हब अलाउ नहीं करता उसके घर में, उसके मज़हब में, उसके ख़ानदान में शादी करना। उसका अब्बा कहता है आइंदा के बाद तुमने उसका नाम नहीं लेना। तो अब्बा मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं जान दे दूँगा, मर जाऊँगा, लेकिन उसी से शादी करूँगा। अब्बा कहते हैं उसको फिर एक काम कर, फिर तो उसको मुसलमान होने के लिए मना ले, जाके उसको कह के इस्लाम कबूल करना पड़ेगा तुझे। वो ये फरियाद, ये स्नेहा लेकर घर जाता है। घर जाकर पहले दिन जाता है और मीशा को चूँकि उसने बताया नहीं होता, तो मीशा को जब वो देखता है, मीशा उसको देखती है, तो वो एकदम से छुट्टी लेकर चली जाती है। वो बहुत परेशान रहता है, मीशा नाराज़ है, खफा है और बहुत ज़्यादा खफा है कि इसने मुझे बताए बगैर 4 दिन, और ये इतना मुझसे मोहब्बत का दावेदार बनता था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँगा, एक पल भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सकता, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। खैर वो मीशा को दूसरे दिन कहता है कि मुझे तुम मिलो, मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है जो हमारी ज़िंदगी के बारे में है। मीशा उसको अपने घर बुलाती है, उसके अब्बा और अम्मा घर पर नहीं होते, वो उसके घर जाता है। तो उसको कहता है कि वो जब घर पहुंचता है तो उसको सीढ़ियों में ना उसको झपटने लगता है, तो वो उससे अपने आप को छुड़ा के अलग करती है, कहती है तुमने मुझे हाथ नहीं लगाना, कहती तुम मेरे पास बैठो। वो कहता है तुम मेरे पास बैठो, मैंने तुमसे ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम बात करनी है। कहती है चलो आओ ऊपर। पलंग पर वो बैठते हैं दोनों, वो उसको बताता है कि हमारी शादी हो रही है। कहती शादी, तेरा दिमाग ख़राब है, हमारी शादी हो ही नहीं सकती, हमारी शादी कैसे होगी, शादी का किसने कहा। कहती शादी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। कहती है हाँ। कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कहती है हाँ। कहते हम शादी कर रहे हैं। कहती है हाँ तो कैसी होगी शादी। कहता है कि शादी, हाँ। कहती हाँ मेरे पास एक हल है कि तुम फिर सिख हो जाओ। कहते नहीं नहीं तुम इस्लाम कबूल करो, तुम तो जानती हो इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बनने वाला है और इस वक्त भी है। कहती हाँ मैं ये मानती हूँ, मैं बहुत इख्तराम करती हूँ, तो तुम सिख नहीं हो सकते ना। कहता नहीं, लेकिन तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा हमारी मोहब्बत के लिए। कहती देखें इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, बहुत मोहब्बत है। मेरे अब्बा रमज़ान में इफ्तारियाँ करवाते हैं, ख़ास कर हम बड़ा एहतराम करते हैं मज़हब का, लेकिन ये नहीं होगा। सर झुकाती है। उसको कहती तुम सिख हो सकते हो मेरी मोहब्बत की खातिर। वो सर झुकाता है और दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। कहानी ख़त्म होती है। मोहब्बत को पोर्ट्रे करने की जिन्होंने कोशिश की और जिन्होंने उसके अंदर एक्सट्रीमिज़म को, माइंडसेट को बढ़ा, कहीं वो प्रॉब्लम है। मज़हब कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। मज़हब हमेशा मोहब्बत की तलकीन करता है, आपको बढ़ाता है, आपको आगे लेकर चलता है। लेकिन ये तो इस्लाम का एक बुनियादी असूल है कि जो इल्हामी किताबें हैं शायद वहाँ शादी हो सकती है, जो भी है उसका बुनियादी असूल। तो सलूट है, दोनों ने अपने अपने मज़हब पर कायम रहना अच्छा समझा, लेकिन मोहब्बत कुर्बान कर दी। और मैं इसको, इस जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। आप इस जज्बे पर क्या कहते हैं, आप इसका क्या हल देते हैं, आपके पास कोई हल है तो बताइए। अस्सलाम।